आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी स्पेशल होगा क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद सितंबर 2023 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और इसी तरह सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम और इसी तरह हेल्थ रिपोर्ट जो है 10 सालों में तेलंगाना बन के 10 साल हो रहे, तो 10 सालों में हमारा जो हेल्थ का जो सिस्टम है कितना इम्प्रूव हुआ, इसका एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। और इसी तरह और भी कुछ अवार्ड्स और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, टोटल 12 हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे जो पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो है, तो पहला करंट अफेयर पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ये सितंबर में इसका इफ्तिताह करे थे सीएम केसीआर। उसके बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनकरेक्ट क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो 16 सितंबर को इसका बाज़ाब्ता काम शुरू किया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका मकसद, ये जो पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, इसका मकसद 12 लाख एकड़्स को जो है पानी की सहूलत मुहैया करना है। तीसरी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए महबूब नगर, रंगारेड्डी, नारायणपेट, विकाराबाद, नागर कर्नूल, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा पहुंचेगा। चौथा स्टेटमेंट यह है कि ये जो है रिवर गोदावरी पे बनाया गया प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, क्योंकि ये गोदावरी रिवर पर नहीं बनाया गया बल्कि ये कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। तो ए बी सी ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं और जो डी स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। 16 सितंबर को हमारे वजीर आला सीएम केसीआर ने इसका इफ्तिताह किया था और अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा नाम पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। इसका मकसद 12.3 लाख एकड़्स को पानी की सहूलत फराहम करना है। और इन्हों क्या करे थे, इसका इफ्तिताह फर्स्ट स्टेज के पास जो पंप है उसको ओपन करे थे उन्होंने, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, नागर कर्नूल के एल्लापुर नारलापुर के पास मौजूद है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए महबूब नगर, रंगारेड्डी, नारायणपेट, विकाराबाद, नागर कर्नूल, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट को फायदा पहुंचेगा। और इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करना है। कितने, ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए उसके 70 मंडल्स को और 1200 के करीब जो है विलेजेस को जो है ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी फराहम करना है। तो अब यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखना है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तो हर कोई याद रखता, हर किसी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट याद रहता, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, वो तो 1 लाख करोड़ रुपए लगे थे उसके लिए। और ये कहाँ पर है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, ये कृष्णा पे बनाया गया है और इसके लिए टोटल खर्चा 35,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये एक तरह से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। तो पानी को लिफ्ट करना है तो बड़े बड़े मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बाहुबली मोटर्स बोल सकते हैं आप। और इसमें जो है 145 मेगावाट की कैपेसिटी के मोटर्स हैं और ये क्या करते कि हर 60 दिन के वक्फे से 90 टीएमसी के वाटर को लिफ्ट करते हैं। अब हमारा दूसरा करंट अफेयर, चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम, ये एक नई स्कीम है। इसको जो है हमारे तेलंगाना में शुरू किया गया। इसके बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट क्या है आइडेंटिफाई करना है। तो ये स्कीम जो है एप्लीकेबल होता जितने भी प्राइमरी और हाई स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक, वहाँ उन तमाम स्कूलों में ये स्कीम नाफिजुल अमल रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसका जो मकसद है वो ये है कि न्यूट्रिशियस फूड जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है। तीसरी बात यह है कि इसको दशहरा से शुरू किया गया। तो इनमें अगर सही क्या है, अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों सही हैं। ये प्राइमरी और हाई स्कूल में है और न्यूट्रिशियस फूड भी प्रोवाइड करना इसका मकसद है। और तीसरा, दशहरा से ये स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, मेरी तो आदत रहती कि हमेशा जो है कुछ इन डिटेल बात बताने की। तो यहाँ पे ये है कि एक नई स्कीम है और इस स्कीम का नाम चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम है और ये 24 अक्टूबर से पूरे स्टेट में अमल में आएगा। और वैसे ये जो है फर्स्ट से लेकर 10th तक जो भी बच्चे तालीम हासिल करते उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम शुरू किया गया।
और कई ऐसे फैमिलीज रहते जो अच्छा फूड भी अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते और मजदूरी को जाना रहता, जो योमिया मजदूर रहते या खेतों में काम करने वाले मजदूर रहते, तो उन तमाम लोगों के लिए ये एक बेहतरीन हो जाता कि सीधा बच्चे डायरेक्ट स्कूल में आके नाश्ता कर सकते। क्योंकि ये उनका जो मकसद है वो ये है कि फार्म वर्कर्स जो रहते, जो खेती बाड़ी करके वहाँ पे काम करते, तो वो लोग सुबह जल्दी निकलना रहता और बच्चों को कुछ नहीं रहता, तो भूखे पेट से आते, तो उनकी मदद के लिए ये स्कीम शुरू किया गया। तो बेसिकली ये क्या है, तमिलनाडु में ये स्कीम शुरू हुआ था, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए हमारे सीएम केसीआर जो है अपने ऑफिसर्स को भेज के उसकी एक तरह से उसको फॉलो करे यहाँ पे। अब तीसरा करंट अफेयर ये है कि हम लोग बोले रहे कि भाई तेलंगाना बन के 10 साल हो गए, हम बहुत ज़्यादा तरक्की करें। तो अब यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 10 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया गया था। आपको तो मालूम है हमारे मिनिस्टर हरीश राव हैं, तो उस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के हिसाब से तेलंगाना 2014 में हेल्थ पैरामीटर्स में 11वें नंबर पे था और अब 3rd नंबर पे आ चुका है। दूसरी बात यह है कि 2014 में पूरे स्टेट में ऑक्सीजन के जो बेड्स थे वो 1400 थे, जो कि आज 34,000 बेड हो गए। और मेडिकल कॉलेजेस साल 2014 में 20 थे, जो कि अब उनकी तादाद 56 हो गई। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो करेक्ट, अगर आप देखेंगे तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो अब मेरी आदत, चूंकि जैसा मैं हमेशा बताया था कि हम थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डिटेल में जाने के लिए यहाँ आप पूरे डिटेल्स देख सकते कि हमारे जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के, हरीश राव, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के 10 साला पेशरफ्त जो प्रोग्रेस रहता उसका रिपोर्ट उन्होंने रविंद्र भारती में 26 सितंबर को जारी किया गया। तो यहाँ पे ये है कि नेशनल हेल्थ बेंचमार्क्स को अगर देखा जाए तो साल 2014 में हम लोग 11वें पोजीशन पे थे, जो कि अब 2023 में तीसरे नंबर पर आ गए। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि यहाँ पे साल 2014 और 2023, यानी 14 में हमारा क्या हाल था और साल 2023 में हम कहाँ पर पहुँचे, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये बात बता रहे कि साल 2014 में हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी 17,000 थी, जो कि अब हमारी 34,000 हो गई। और साल 2014 में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 1400 थी, जो कि अब 34,000 हो गई। पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट्स जो है पहले 2 थे और अब हमारे 35 हो गए। इसी तरह जो और भी जो बिल्कुल नवजायदा बच्चे रहते उनको नियोनाटल केयर यूनिट्स जो रहते वो पहले 15 थे, अब 55 हो गए। इसी तरह ब्लड बैंक्स पहले 28 थे, अब जाके 56 हो गए। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो साल 2014 में उनकी तादाद 6 थी, अब 28 हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही कि हम पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की करे हैं। अब हमारा चौथा करंट अफेयर, जो पोइट हैं एक तेलंगाना के जिनका नाम जयराज है, उनको कालोजी अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लिटरेचर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि हर साल कालोजी नारायण राव अवार्ड दिया जाता, तो साल 2023 के लिए तेलुगु के पोइट हैं और इसी तरह जो इन लिरिक्स भी लिखते सिंगर भी हैं, इनका नाम जयराज है। तो इनको जो है इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तेलुगु लिटरेचर और कल्चर के प्रमोशन में इनको ये अवार्ड दिया गया। तो एक कमेटी रहती, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर सीएम केसीआर ने इनको सेलेक्ट किया था। तो इनको क्या मिलता, 1,01,116 रुपये मिलते और इसके अलावा एक मोमेंटो बोलते जिसको सिपासनामा बोल सकते हैं आप उर्दू में, ये इनको दिया गया। तो ये जो जयराज हैं इनका ताल्लुक़ महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इन्होंने बचपन से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करे और एक मशहूर पोइट बनकर उभरे। और इन्होंने क्या करे थे कि लिटरेरी मतलब अदबियात पे काम बहुत ज़्यादा करे, और इनका जो टॉपिक था वो ये है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी, मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पर किसी के साथ कोई इम्तियाजी सुलूक डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन्हों क्या है, अंबेडकर के आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और इन्हों क्या करे, तेलंगाना मूवमेंट के दौरान विलेजेस का दौरा करे और तेलंगाना की जो सकाफती
तहरीक है इसको आगे बढ़ाने में, और इनके गाने जो रहते और इनके जो लिरिक्स रहते काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। कालोजी अवार्ड क्या है? तो कालोजी नारायण राव तेलंगाना के पोइट हैं और साल 2015 से ये अवार्ड दिया जा रहा है इनके कालोजी नारायण राव की जो बर्थ एनिवर्सरी रहती सितंबर 9 को, तो उस मौके पर ये अवार्ड दिया जाता। और ये क्या है कि तेलंगाना लैंग्वेज डे के तौर पर 9 सितंबर को मनाया जाता। तो इस मौके पर जो भी शायरी के मैदान में, अदबियात के मैदान में काम करते उनको ये अवार्ड दिया जाता। तो इसमें पैसे भी दिए जाते, एक मोमेंटो भी दिया जाता और एक सिपासनामा या उसको मोमेंटो जो भी आप कहना चाहें वो सब दिया जाता। तो ये तेलंगाना के आर्ट एंड लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 5वां करंट अफेयर ये है कि तेलंगाना फिंगरप्रिंट ब्यूरो, तो इसको जो है कुछ रैंक्स मिले। तो कितने रैंक्स मिले? 48, 20, 21, 26 रैंक्स जो है तेलंगाना के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को हासिल हुए हैं। तो ये क्या है बेसिकली बोले तो नेशनल लेवल पे तेलंगाना फिंगरप्रिंट ब्यूरो को 26 रैंक्स मिले हैं। तो क्या रहता कि आपको मालूम है कि नेशनल लेवल पे एक टेस्ट होता, फिंगरप्रिंट ब्यूरोज का अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ पे ये देखते कि फिंगरप्रिंट के जो नमूने हासिल करते वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते। तो कौन से स्टेट की फिंगरप्रिंट ब्यूरो सबसे अच्छा काम कर रही क्राइम इन्वेस्टिगेशन के मामले में और मुजरिमीन को पकड़ने के मामले में? तो यहाँ पे एक 3 दिन का जो टेस्ट है इसमें तेलंगाना फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी पार्टिसिपेट करा और इनको जो है सिर्फ जो एक सेकंड रैंक छोड़ के टॉप 10 के जितने भी हैं फर्स्ट से लेकर 10 तक पूरे के पूरे रैंक्स जो है तेलंगाना फिंगरप्रिंट ब्यूरो को हासिल हुए। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट कौन करते बोलते? NCRB, आपको मालूम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता। उसके अंडर में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, वो लोग ये एग्जाम को कंडक्ट करते। तो टोटल 24 स्टेट से 112 अफराद जो है इसमें पार्टिसिपेट करे और 3 दिन का बहुत सख्त तरीन ये टेस्ट रहता और इसमें ये लोग पार्टिसिपेट करके फिंगरप्रिंट के नमूनों पे जो भी इनको जवाबात देना है देते। तो आपको मालूम है फिंगरप्रिंट्स जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते। इससे जो है मुजरिमीन के रिकॉर्ड्स को रखा जाता। तो असल मुजरिम कौन जुर्म करा, क्या करा, जैसा कोई चोरी कर दिया तो अब चोरी करते करते उसका हाथ का एक फिंगरप्रिंट वहाँ पर पाया जाता। तो उसको अच्छे से अगर हम निकाले तो कौन चोर है आसानी से इसको पकड़ा जा सकता। अब हमारा जो 6वां करंट अफेयर है वो ये है कि डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस ऑफ तेलंगाना 2023, ये एक रिपोर्ट है। इसके 3 स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट क्या है आइडेंटिफाई करना है। तो साल 2014 से लेकर 2023 तक जो ग्राउंड वाटर रहता है, ज़मीन के नीचे जो पानी रहता, वो 56% का इजाफा हुआ, एक स्टेटमेंट। दूसरा ये है कि जो ग्राउंड वाटर निकाल के जो लोग यूज़ करते अपने घरेलू ज़रूरतों के लिए या फिर आप खेती बाड़ी के लिए, तो ये क्या है 19% कम हो गया गुज़िश्ता 10 सालों में। तब इसके लिए क्या ये किन कोशिशों का नतीजा है हुकूमत के बल? तो ये जो मिशन काकतीया है उसके ज़रिए से और कालेश्वरम प्रोजेक्ट और जो है जो माइनर इरिगेशन टैंक्स है उसको भरते हुए जो भी कोशिशें हुकूमत करी थी उसका नतीजा ये है कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम हुआ। तो आपको मालूम है ग्राउंड वाटर अगर कोई बार बार यूज़ कर रहा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है लोगों को हो सकता। इस तौर पे हो सकता कि ज़मीन के अंदर पानी नहीं रहती और आगे चल के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकते। तो इसलिए बताया जाता है कि ज़्यादा ज़मीन के नीचे का पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना आगे के लिए ये ख़तरा है, वरना ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आता, देखिए ये ग्राउंड वाटर है जो मोटर बोरवेल के ज़रिए यूज़ करते 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 आगे चल के आपको मालूम है कि ये एक बहुत ज़्यादा स्केर्स रिसोर्स है, बहुत नायाब चीज़ है, तो इसको कम से कम यूज़ करना। तो साल 2013 में ये जो है 472 TMC था और अब जाके ये कितना हो गया 739 TMC हो गया पिछले 10 सालों में। तो यहाँ पे ये है कि 83% ऑफ मंडल्स, जितने भी तेलंगाना के मंडल्स हैं उसमें 83% ऑफ मंडल्स में ये देखा गया कि ये क्या है कि ग्राउंड वाटर जो रहता ज़मीन के नीचे वो 4 मीटर्स के लेवल तक बढ़ गया। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि भाई मिशन काकतीया के ज़रिए टोटल 27,472 माइनर इरिगेशन टैंक्स
को बहाल करे थे और कालेश्वरम प्रोजेक्ट करे थे और क्या करे थे, माइनर इरिगेशन टैंक्स को जो है मुसलसल वक्फे के साथ उसको भरने की वजह से ये हुआ कि हमारे पास ग्राउंड वाटर बढ़ा भी और उसका इस्तेमाल भी कम हो गया। तो आगे जो जनरेशन्स रहेंगे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करे थे, स्टेट लेवल की कमेटी जारी करे थी। सितंबर 2023 में इनकी मीटिंग हुई थी, तब ये रिपोर्ट को जारी किया गया। अब हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि आपको मालूम है कि सितंबर में G20 की मीटिंग हुई थी, तो उस मौके पर दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे आए थे। तो उस मौके पर हमारे तेलंगाना के सिद्दीपेट के गोल्ला भामा साड़ीज़ की नुमाइश अमल में आई थी। तो आपको मालूम है कि सिद्दीपेट के गोल्ला भामा साड़ीज़ को जो है GI टैग मिला। ये जो G20 की जो बैठक थी वहाँ पे इन साड़ीज़ की नुमाइश हुई थी। तो एक तरह से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं और प्रोमिनेंट जो नुमाइंदगान हैं, उनके सामने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले साड़ियों की नुमाइश अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में जो है ये साड़ीज़ बनाए जाते, पिछले 7 दहाकों से ये लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो हमारा 8वां करंट अफेयर ये है कि KTR मिनिस्टर ने किस नदी पर 5 ब्रिजेस की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इसका जवाब ये है कि मूसा नदी पर उन्होंने 5 ब्रिजों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। तो KTR मिनिस्टर ने 5 ब्रिजों की तामीर के लिए संग बुनियाद सितंबर 2023 में रखे थे। तो यहाँ पर यह है कि ये जो मूसा नदी है उसमें ईसा रिवर भी है, तो उस पर भी वो भी जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर यह है कि ये ब्रिजेस की तामीर कौन करेंगे, HMDA की तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पर बनेंगे, मंचिरेवुला और उप्पल भगायत, इसी तरह प्रताप सिंगारम, ये मूसा नदी पर। और ईसा रिवर पे अगर देखा जाए तो 2 ब्रिजेस रहेंगे। कहाँ पर, बुद्धवेल IT पार्क के पास 2 ब्रिजेस तामीर होंगे, वो ईसा रिवर पर होंगे, वो मूसा रिवर का हिस्सा है। तो इसके लिए 168 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे और ये बताया जा रहा है कि 15 महीने इसके लिए लगेंगे और इसके लिए टेंडर्स का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। हमारा 9th करंट अफेयर ये है कि चंदलापुर एक गांव है, तो इसको जो है बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज, पूरे इंडिया में बेस्ट रूरल टूरिज्म, मतलब आप अगर टूरिस्ट बने किसी एरिया में जाना है तो हम क्या करते, बड़े बड़े प्लेसेस में जाते, लेकिन सिटीज़ में जाते, लेकिन इंडिया में ऐसे भी विलेजेस हैं जहां पर लोग टूरिस्ट जो है बाज़ाब्ता उसे गांव को देखने के लिए जाते। तो तेलंगाना के चंदलापुर गांव को सेलेक्ट किया गया। तो ये एक ऐसा गांव है जो बेस्ट टूरिस्ट विलेज के तौर पे सेलेक्ट हुआ है। तो ये कहाँ पर है, चिन्ना कोडूरू मंडल में मौजूद है और ये चंदलापुर गांव है। तो ये आपको मालूम है ये सिद्दीपेट में मौजूद है। ये तो इसको सेलेक्ट कौन करे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी ने इस गांव को सेलेक्ट किया। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, इसका एक रिजर्वायर है जिसका नाम है रंगनायका सागर रिजर्वायर। तो वो रिजर्वायर भी इसी चंदलापुर गांव में मौजूद है। अब हमारा 10वां करंट अफेयर ये है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एडवेंट इंटरनेशनल जिसका नाम है, वो कंपनी जो है 16,650 करोड़ रुपए तेलंगाना में इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये कौन सी कंपनी है, लार्जेस्ट ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है, प्राइवेट इक्विटी कंपनी है। तो इस कंपनी ने इस बात का ऐलान किया कि वह हैदराबाद में 16,650 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने वाली है। तो ये कंपनी के जो नुमाइंदगान हैं, इनकी मीटिंग KTR के साथ हुई थी। तो वो लोग अपना एक R&D सेंटर भी कायम करेंगे और अपना हेडक्वार्टर भी कायम करेंगे। अब हमारा 11वां करंट अफेयर यह है कि नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के चंडूर एक गांव है, उसको जो है रेवेन्यू डिवीज़न के तौर पर बनाया गया। तो ये 27 सितंबर को इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया था। तो इसको रेवेन्यू डिवीज़न बनाया गया चंडूर। ये भी ऐलान किया गया कि यहाँ पे एक RDO ऑफिस भी बनाया जाएगा। आप अगर ग्रुप 2 के ऑफिसर बनेंगे तो आप आगे चल के RDO भी बन सकते हैं आप, तो अच्छे से पढ़िए इसको।
तो यहाँ पे ये है कि ये जो गांव है ये टोटल जो है ये जो रेवेन्यू डिवीजन बनेगा तो इसके अंडर में 5 मंडल भी आएंगे। और तो इसके अलावा ये रेवेन्यू डिवीजन बना तो कई गवर्नमेंट ऑफिसेस बनेंगे, जैसा डिपार्टमेंट्स के ऑफिस आएंगे, जैसा पुलिस, पंचायत राज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पंचायत राज, एक्साइज, पावर और रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ये सारे ऑफिस आएंगे। और इस तरह से ये टोटल 1,72,968 लोगों का जो पॉपुलेशन है उतने लोगों को ये कैटर करेंगे। सबसे लास्ट करंट अफेयर ये है, आप बहुत ज़्यादा आपसे तवज्जो चाह रहा हूँ कि कई लोग क्या करते, गवर्नमेंट टीचर बन जाते, कभी अपने स्कूल की परवाह नहीं करते, कभी अपने स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने पे तवज्जो नहीं देते, कभी अपने स्कूल में कोई चीज़ 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए की सैलरी मिलती मगर 1 रुपया भी वह स्कूल पे खर्चा नहीं करते। तो उनके लिए एक लेसन है कि तेलंगाना के 2 ऐसे टीचर्स हैं, 2 टीचर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड मिला। तो ये कौन कौन है हम लोग पढ़ेंगे। एक मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट के दंडेपल्ली मंडल के रेब्बनपल्ली प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं जिनका नाम एन अर्चना, और इसी तरह आदिलाबाद के भीमपुर मंडल के हाई स्कूल के एक टीचर हैं बेंडोत्कर संतोष। इनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। ये लोग क्या करते हैं कि इन लोग क्या करते, एनरोलमेंट भी बढ़ाए और कंप्यूटर की कमी पड़ी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, वो भी ये लोग अपने पैसों से करे। फ्री में नोटबुक्स दे रहे थे, बैग्स दे रहे थे और बच्चों के लिए टिफिन का इंतजाम करना, ये सारी चीज़ें ये लोग करे। और इनमें तो एक ऐसे भी हैं जो अर्चना है, एन अर्चना, जो मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट से जो ये फीमेल टीचर हैं, इनकी बात बता रहा हूँ। हर महीने अपनी सैलरी से 8,000 रुपीज़ जो है डोनेट भी करते हैं अपने स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए, और गाँव वालों के साथ मिलके भी अपने स्कूल की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है कि जहाँ से आपको सैलरी मिल रही आप वहाँ की डेवलपमेंट के लिए कुछ तो आप इक़दाम उठा रहे, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया। तो बाकी के कुछ 2 और करंट अफेयर भी है जो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।